कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका साइंस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लास 11th के जैक बोर्ड के एग्जामिनेशंस आपके कल से यानी कि 25 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो उसी सिलसिले में उसी क्रम में साइंस पॉइंट आपके लिए हर सब्जेक्ट के वन शॉर्ट वीडियो लेकर आएगा। उन वन शॉर्ट वीडियो में एक या दो वीडियो का वो कॉम्बिनेशन होगा जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ ही पढ़ लिया है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को हम रखेंगे। हर चैप्टर से 15-20 जो भी सवाल बनते हैं वो उन सभी सवालों को हम करेंगे। आज कोशिश करते हैं कि 2 से 3 चैप्टरों को हम निपटा लें। बाकी के जो चैप्टर बचेंगे वो आपको कल यानी कि 25 फरवरी के डेट में मिल जाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट के वीडियो को भी देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चैप्टर 1 हमारा क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। शुरुआत हम यहीं से करने वाले हैं, यहीं से रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल है, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट्स। देखिए, शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा कि बोर्ड के साथ ये होता है ना, बोर्ड के साथ ये होता है कि ये पीवाईक्यू सवालों को काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो आप एक काम करो कि 2022 से लेकर 2025 के सवालों को ज़रूर से ज़रूर करके जाना। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत ही ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। तो इन सवालों को तो आप जरूर ही कर ले। साथ ही साथ मैं जितने भी टॉपिक से यहाँ पे सवाल कराऊंगा, आप एक बार थॉरली, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा तो उस नोट्स से भी आप क्या करोगे, देखते चलोगे टॉपिक्स को, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम शुरू करते हैं, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट्स। ये बात सभी लोगों को पता है, कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं भाई, तो 7 होते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, इन चीजों को आपको याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये आया हुआ है सवाल, ठीक है। क्या होता है, केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं केल्विन। कई लोगों को लगता है क्या होता है, सेल्सियस, पर होता क्या असल में, केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी आप सभी लोग जानते हो, डेंसिटी क्या होता है, रो से इसको दिखाते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या है हमारा, केजी, और वॉल्यूम की क्या बात होती है, मीटर क्यूब। तो सही आंसर क्या हो जाना है, केजी पर मीटर क्यूब। सिंबल ऑफ प्रीफिक्स माइक्रो, माइक्रो के लिए क्या होता है, म्यू यूज होता है। यहाँ पे यू लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू लिखते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोमीटर, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, म्यू। अगर आप माइक्रोमीटर लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर जाऊंगा। देखिए, क्योंकि समय आपके पास कम है, ठीक है, और हमें 9 चैप्टर को कवर करना। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर है, ठीक है। तो सभी को कवर करना है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर चलूंगा। इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करो, बाकी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला हमारा सवाल है, मास मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ फिजिकल चेंज इज द स्टेटमेंट ऑफ। कि मास को नहीं आप बना सकते हो, नहीं आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये चीज आपने कहाँ पढ़ी होगी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में आपने पढ़ा होगा कि मास को नहीं आप बना सकते हो, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये हमारा कौन सा सही आंसर हो जाना है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। बाकी की ये चारों लॉ जो है ना, ये आप देख कर जाओगे, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में सभी से सवाल रहने वाले हैं। जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आप जानते होंगे, क्या पढ़ा होगा आपने, कि मास का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अभी आगे सवाल भी आएगा, ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन और एवोगैड्रो लॉ, ये चारों आप देख कर जाओगे। एक बार स्टेटमेंट रीड करके जाओगे, अगर आप स्टेटमेंट भी आपने रीड कर रखा है तो वहां पे जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो वो क्लिक करेगा आपको। आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल है, एट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये क्या है स्टेटमेंट, जैसे समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूँ H2O, पानी, ठीक है। H2O को जरा ध्यान से देखोगे तुम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। तो ये जो रेशियो रहने वाला ना, आपको पता होगा कि रेशियो हमेशा हम कैसे लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो एक बार ये आप क्या करो, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, 1:8 करके लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि तुम पानी कहीं से भी ले आओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। सोर्स से मतलब नहीं है, मतलब आप पानी को कहीं से भी लेके आओ, आप इसको यूएसए से ले आओ, आप इसको जापान से ले आओ, या आपके घर के पीछे की जो नाली है वहां से ले आओ, ठीक है, कहीं से भी ले आओ। इसका जो रेशियो है ना, इसके मास का रेशियो, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 1:8। हमेशा क्या रहने वाला है, 1:8 ही रहने वाला है। तो ये जो लॉ है डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी मात्रा क्या है, निश्चित है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या, मात्रा, अनुपात क्या होती है, निश्चित होती है, तय होती है। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं हम इसे। अगला सवाल है हमारा, विच लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी लॉ ये बोल रहा है कि आप क्या करो, 2 डब्बे ले लो,
आपने क्या कर रखा है यहाँ पे, टेम्परेचर और प्रेशर को आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, इसे आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब आप इसे चेंज नहीं कर रहे हो तो आपने ए गैस लिया है और यहाँ पे आपने बी गैस लिया है, कोई सा भी आप गैस ले लो, ठीक है। इनके वॉल्यूम अगर इक्वल है, सेम टेम्परेचर प्रेशर इक्वल वॉल्यूम, अगर इनका वॉल्यूम इक्वल है, ये वी वॉल्यूम है, ये भी वी वॉल्यूम है, तो इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहने वाले हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो क्या रहने वाले हैं आपके, सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात कहाँ पे सच है, किसके लिए ये बात हमारी सही है, एवोगैड्रो लॉ के लिए। कहाँ पे ये बात लगती है, ये कौन सा लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है। आगे चलते हैं, विच ग्रुप, ये तो भाई गांव का हर बच्चा जानता है, विच इज ए ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, क्या होता है बोलो, 1 मोल, बहुत सही। आगे चलते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ CO2, मोलिकुलर मास की बात आ गई, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि एटम जो होता है ना, एटम के पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, सही है, एटम के पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। अब एक जो मॉलिक्यूल है हमारा, क्या है हमारा एक मॉलिक्यूल जो है ना, मॉलिक्यूल ये किससे मिलकर बना है भाई, ये है क्या, ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स ही तो है, ठीक है। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स दिख रहे हैं ना, आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं भाई साहब, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में, उन सभी के एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। अब क्या करना है, कितने हमारे पास ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब सॉल्व कर ले जाओ, आप इसे सॉल्व करोगे, 12 + 32, आंसर क्या आ जाना है, 44, और यूनिट तो आप जानते ही हो क्या, यू, यूनिफाइड मास, तो सही आंसर क्या आ जाएगा भाई, 44 यू। बात आती है समझ में। द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, इसका मोलिकुलर मास आपको बताना है, ठीक है। आंसर आप कमेंट में मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ, हालांकि मैंने पहला क्वेश्चन इसके जैसा ही था, तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देख लो, हमारे पास क्या है, C6H12O6, ठीक है। तो ध्यान देना, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, कितने कार्बन है मेरे पास, 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है, कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। आप काट पीट करो, जोड़ोगे तो क्या आएगा आंसर, 180 यू आ जाना है। बात आती है समझ में। आगे चलते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ हेवी वाटर, ठीक है, ये तो तुम मुझे कमेंट में ही बताओगे। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ ना, आपको समझा देता हूँ। देखो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के ना 3 भाई हैं, ऐसा समझाने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन सा 3 भाई का मतलब क्या, 3 आइसोटोप्स हैं बेसिकली, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर सबका क्या होता है 1, लेकिन मास नंबर में फर्क होता है, इसका मास नंबर होता है 1, इसका मास नंबर होता है 2, इसका मास नंबर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो अगर आप इस वाले हाइड्रोजन के आइसोटोप का इस्तेमाल करके इसका ऑक्साइड बना रहे हो, यानी कि जैसा आप H2O बनाते हो, आप क्या बना रहे हो, D2O बना रहे हो, तो आपसे पूछ ये रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करो, इसका मॉलिक्यूलर मास बता दो। तो ड्यूटेरियम का क्या होता है 2, कितने ड्यूटेरियम है भाई, 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 1 है, एक ऑक्सीजन का क्या होता है 16। अब आप समझदार हो, आंसर क्या होगा 20 यू। हालांकि मैंने बोला था कमेंट में बताने पर, मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ सजेशन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH, देखो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 2 बातों को समझो बहुत अच्छे तरीके से। एक होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको यहाँ समझना ये है ना, समझना बस इतना सा बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ना, ये बताता है हमें क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद है उनके एक्चुअल नंबर को ये बताता है। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि जितने एटम्स है ना, जितने एटम्स है वहां पे मौजूद है उनके नंबर का आप क्या करो, स्मॉलेस्ट रेशियो निकाल लो। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3COOH क्या होता है बताओ, कमेंट में तुम मुझे इसका नाम बताओगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कंबाइन करके लिख रहा हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कार्बन मेरे पास कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने मेरे पास 3, और यहाँ पे क्या 4, और ऑक्सीजन कितना है मेरे पास भाई
2 है। आप क्या करो, इनके नंबरों का स्मॉलेस्ट रेशियो निकाल लो, 2:4:2। ठीक है, 2 से सभी को डिवाइड करोगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको रेशियो निकालना आता होगा, 6 7 की चीज़ है, मजाक मत करना, ये मत बोलना कि नहीं आता। ठीक है, तो 2 2 4 और यहाँ पे क्या आएगा 1 to 1:2:1। अब क्या करो, कार्बन के जगह पे ऐसे ही लिख डालो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो नंबर तुम्हें मिले यहाँ लिख दो। पता है तुम्हें 1 लिखना जरूरी नहीं है। आंसर क्या आ रहा है हमारा, CH2O। ठीक है, बात आ रही है समझ में। ऐसे हम क्या निकालते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, और इंपीरिकल फॉर्मूला से सवाल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ NH3 अमोनिया। ठीक है, ये मोलर मास होता क्या है, किसी भी चीज के एक मोल का मास, किसी भी चीज के एक मोल का मास क्या कहलाता है, मोलर मास। जैसे ये हमारे पास पेन है, ठीक है, ऐसे ऐसे पेन अगर मेरे पास 1 मोल होंगे तो उनका जो तुम मास निकालोगे ना, वही क्या कहलाएगा, मोलर मास। तुम किसी भी चीज का मोलर मास निकाल सकते हो। मैं मान लेता हूँ ये पेन जो है वो 5 ग्राम का है, ठीक है, और तुम्हें इसका मोलर मास चाहिए। तुम्हें 1 का मास पता है ना मेरे भाई। अच्छा, मैं तुम्हें 10 का मास पूछता तो तुम क्या करते, इंटू 10 करते। ठीक है, मैंने तुमसे क्या पूछा, मोलर मास पूछा है, यानी कि 1 मोल का मास। तो 1 मोल का मास आप कैसे निकालोगे, 6.022 इंटू 10 की पावर क्या, 23। ठीक है, ऐसे आप मोलर मास निकालोगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया, पर इतना तो हमारे पास समय नहीं है ना, हम लोग आलसी हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 16 म्यू होता है। ठीक है, म्यू लिखो, AMU लिखो, बात एक ही है। तुम्हें बस करना इतना है ना, करना बस इतना है तुम्हें कि 16 को ऐसे ही लिखना है, और इस म्यू के जगह पे आपको क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। ठीक है, ये आपका क्या मिल जाएगा, मोलर मास। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब NH3 की बात करो तो सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालो। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3, अभी मोलिकुलर मास निकालना बताया आपको। तो 14 + 3 17 म्यू, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास, 1 मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 1 मोल के मॉलिक्यूल का मास चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस म्यू को करूँगा ग्राम से रिप्लेस, और यहाँ पे मैं क्या लिख देना है मुझे, 17। तो आंसर क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंस, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करोगे। अभी मैंने जिक्र कर दिया, अब मुझे आप इसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 में क्या होंगे, ठीक है, ये आपने बताना है। आगे चलते हैं। द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल इज इन द रेशियो, अभी निकाल के दिखाया है, क्या आया रेशियो, 1:8 का रेशियो है। आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.8 ग्राम H2O। देखो ये मोल कंसेप्ट का सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे एक सवाल तो आपको मिलने की संभावना पूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा क्या है तुमसे, यहाँ पे तुमसे पूछ ये रहा है ना कि तुम्हारे पास मास दिया हुआ है, तुम्हारे पास मास दिया हुआ है, और मास से इन्होंने पूछा है आपसे कि मुझे बता दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता दो। क्या बता दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो। तो एक बात का ख्याल रखना कि डायरेक्टली तुम मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते हो, तुम्हें घूम कर जाना पड़ेगा, तुम्हें एक सेकंड रास्ता लेना पड़ेगा, एक डिटूर लेना पड़ेगा तुम्हें। वो क्या है कि आपको पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स। आप पहले मोल्स, मास से मोल्स निकालोगे, फिर मोल्स से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे, अब ये बात तो हर किसी को मालूम ही है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, होता नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास गिवन मास क्या है जिसके लिए तुम्हें मोल्स निकालना 1.8। ठीक है, और मोलर मास क्या होता है 18। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें मोल्स कितने मिल जाएंगे, मोल्स तुम्हें मिल जाने हैं 0.1। ठीक है, 0.1 मोल्स मिल गए। अब तुम एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर मान लो 1 मोल H2O होता तुम्हारे पास, तो कितने मॉलिक्यूल्स होते भाई, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते, है ना। पर तुम्हारे पास है कितने, तुम्हारे पास 0.1 मोल H2O है। तुम्हें इतने में बताना है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल में इतने, 1 मोल में इतने, तो 0.1 में कितने होंगे, तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर ले जाओ, इनटू। ठीक है, तुम इसे क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 1 0। अब कैलकुलेशन कर लेना भाई, कैलकुलेशन आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए आपके कैलकुलेशन। आंसर क्या आता है वो दिख रहा है, बताओ। 6.022 10/22 कहाँ पे छुपा है, यहाँ छुपा है, डी आंसर हो गया हमारा। बात आ रही है समझ में। ठीक है, किसी को थोड़ा स्लो भी लग रहा होगा तो वो 2x में करके देख सकता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपके पास, और आप इसे डिवाइड कर रहे हो किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है,
इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको हम जाई से दिखाते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है ये, मोल फ्रैक्शन, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में जितने मोल्स हैं। तो आंसर क्या हो जाना है, सी हो जाना है। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस। देखो इस बार क्या था, पिछले बार हमसे क्या पूछा था, मास दिया गया था हमें, अब मास से इन्होंने क्या पूछ दिया था, मास से इन्होंने मॉलिक्यूल्स पूछा था, ठीक है। और इस बार क्या किया है इन्होंने कि तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, क्या पूछे तुमसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। देखो क्या है ना कि मोल कंसेप्ट के सवाल में कोशिश करो कि तुम यूनिटी के लिए फाइंड करो, यूनिटी मतलब एक के लिए फाइंड करो, ठीक है। अगर तुम्हें एक के बारे में पता है तो तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे, तुम कितने के बारे में भी निकाल सकते हो। N2 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, N2 की। नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो 2 यहाँ पे 2 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब तुम्हें एक के बारे में पता है, ठीक है। तुम क्या करो कि इस मास को, इस मास का आप क्या निकाल लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए, इस मास का आप क्या निकाल लो, मोल्स निकालोगे। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाना है, N2 का मोल्स क्या आ जाना है, 1.4 डिवाइडेड बाई क्या, 14, ठीक है। 14 नहीं लेंगे यहाँ पे, N2 है ना, तो N2 का मोलर मास क्या होगा, 28 होगा ना, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो जिसको तकलीफ होती है ना डेसिमल में खेलने में, वो डेसिमल को हटा दो, ऐसे करके सॉल्व किया करो। ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/2 इंटू 10 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। तो जो हमारे मोल्स आएंगे वो क्या आएंगे, 0.05 आएंगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। मैं चाहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें मेरे साथ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अगर मान लो एक N2 था ना मेरे पास, 1 N2 था, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 14 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर मेरे पास एक मोल N2 होता तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 14 इंटू क्या, 6.022 इंटू 10 की पावर क्या, 23, ठीक है। पर मेरे पास एक मोल नहीं है ना, मेरे पास कितने हैं, उतने हैं मेरे पास। तो 0.05 मोल N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कैसे करोगे, 14 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 5/, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप मुझे आंसर कमेंट में बताओगे, जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को मिलेगा साइंस पॉइंट की तरफ से हार्ट, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज, ये भी वही फॉर्मूला हमारा क्या है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद हैं आपके किसमें, पर केजी सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, मोलैलिटी। ये छोटे छोटे डेफिनेशन से छोटे छोटे फॉर्मूला आप याद रखो, पूछता है एग्जामिनर। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, ठीक है। ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या है ना, तुम्हें दे क्या रखा है, आपका एग्जाम एमसीक्यू है तो ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफ में ही बनाओ। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास हमारा कितना है, 22 है। मोलर मास क्या हो जाएगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। कुछ कुछ चीज़ें याद रखो, ये याद होना चाहिए आपको, जैसे CO2 का याद रखो, H2O का याद रखो, H2SO4 का याद रखो, आपके कैलकुलेशन में स्पीड आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाना है, 1/2 और मोल्स के इतने आ जाएंगे, 0.5 आंसर है क्या, है बी में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ रही होगी बातें। The amount of CO2 that could be produced when 1 mole of carbon dioxide is burnt in 16 ग्राम of dioxygen, ठीक है। स्टोइकोमेट्री का ये सवाल है, ठीक है। स्टोइकोमेट्री के सवाल है और आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको रिएक्शन लिख लेना है। क्वेश्चन है, कितना CO2 बनेगा अगर आप 1 मोल कार्बन को जलाते हो 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में। तो पहले मैं रिएक्शन लिख ले रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन लिखता हूँ, देखोगे ध्यान से कि जब कभी भी तुम्हें कंबस्शन का रिएक्शन लिखना है ना, तो तुम कार्बन जलाने की बात हो ना, तो बेसिकली जलना क्या है, वो वाला जलन नहीं जो आपको अपने दोस्तों से होता है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री में जलाने की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, CO2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें मैंने दे दिया यहाँ पे 16 ग्राम, ये ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है, ठीक है, डाइऑक्सीजन। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना CO2 बनेगा, ठीक है, कितना CO2 बनेगा। तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, आप दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे समझो, देखो स्टोइकोमेट्री क्या बोलता है, यहाँ पे जो नंबर होता है ना, यहाँ पे जो नंबर होता है ये क्या बताता है, मोल को बताता है या वॉल्यूम को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 1 मोल कार्बन, ध्यान से सुनोगे, 1 मोल कार्बन जब 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल कार्बन जब 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, 1 मोल CO2 बना रहा है, ठीक है। अब
एक मोल का मतलब क्या है इसका, एक मोल का मतलब जो इसका मोलर मास होगा, कार्बन का मोलर मास क्या होगा 12 ग्राम। पर मुझे उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे डायरेक्टली इन्होंने पूछा है कि 16 ग्राम O2 से कितना CO2 तुम बना लोगे। ठीक है, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों का मास नहीं दे रखा है। आप में से कोई अगर सोच रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट का लगाना है, नहीं लगाना, तो नहीं लगाना है। ठीक है, आप O2 की बात कर लो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बिल्कुल रेशियो के साथ खेलो। एक मोल से कितना बन रहा है भाई, एक मोल CO2 बन रहा है। एक मोल O2 से कितना बन रहा है, एक मोल CO2 बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं इसको मोल्स में चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको मोल्स में चेंज कर लूंगा। तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालोगे कितना आएगा, गिवन मास 16 है, मोलर मास क्या होता है 32। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, सॉल्व करोगे तो 0.5 मोल्स। ठीक है, तो एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा, 0.5 मोल ही बनेगा ना। देखो एक मोल O2 से क्या बन रहा था, एक मोल CO2 बन रहा था ना। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 मोल O2 से क्या बनना है, 0.5 मोल CO2 बनना है। ठीक है, अब तुम्हारे पास मोल्स हैं, अब तुम्हारे पास मोल्स हैं, इस मोल्स को किस में बदल लो, मास में बदल दो। तो मास में बदलने के लिए क्या करते हैं, मोल को, जो मोल दिया हुआ है उसको मोलर मास से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा जो आएगा 220 से 0 चला जाएगा, 22 ग्राम आएगा आंसर। तो ये हमारा क्या है, सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। एक बार देख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का सवाल है, मीथेन का परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि कोई भी चीज़ कितने कितने चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और उसके अमाउंट को हम किस में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CH4, मीथेन की बात हो रही है। CH4 है हमारे पास, मीथेन है हमारे पास। ठीक है, तो मीथेन की बात करोगे तो कार्बन मेरे पास कितना है भाई, कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12 ग्राम। हाइड्रोजन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का इंटू 4। तो ठीक है, ये इनका अमाउंट मौजूद है। अगर 100 ग्राम में बात करो तो कुछ इस तरीके से ये मौजूद है। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, इसी अमाउंट को आपको क्या करना है, परसेंटेज में दिखाना है। देखो इसको दो नजरिए से देख सकते हो, तुम इसको मोलर मास में देख लो, बाय 100 देख लो, या एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास में देख लो। ठीक है, बेसिकली आपको आपको क्या करना है, इसके मास को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो करोगे क्या तुम, परसेंटेज कंपोजिशन का सिंपल सा फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मास दिया हुआ है ना, जैसे कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का जो मोलर मास होता है वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका टोटल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जो कि क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू 100 परसेंटेज में बदलने के लिए काट पीट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 75% आएगा। ठीक है, यानी परसेंटेज कार्बन कितना आ रहा है मेरे पास 75%। अब तुम क्या करो, परसेंटेज हाइड्रोजन निकाल लो। तो परसेंटेज हाइड्रोजन भाई ये 75 है, तो भाई 2-3 क्लास तो पास किए होगे तुम। मुझे ऐसा उम्मीद है कि 100 में से 75 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 25% हाइड्रोजन रहने वाला। तो कहाँ है सही जवाब, सही जवाब कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, आगे चलो। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट मतलब इसमें जितने स्टार है ना तुम्हारे पास लगा लो। ठीक है, ये एकदम आने वाला है, गारंटी। ठीक है, ये सवाल 100% आने वाला है। ठीक है, ये सवाल जो है ना, इसमें क्या होता है कि एनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स, कार्बन का परसेंटेज इन्होंने दे रखा है, इन्होंने ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है, इन्होंने हाइड्रोजन का परसेंटेज दे दिया है, और तुम्हें पूछा है, तुमसे बोला गया है कि बताओ इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, इंपीरिकल फॉर्मूला। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को सुन लेना ध्यान से। कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे क्वेश्चन में वो कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, तो वहाँ पे आप 100% नहीं पहुँच पाओगे, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को ऐड करोगे तो वो 100% नहीं होगा। तो वैसे केसेस में आपको ना अपने मन से खुद से ही क्या मान लेना है कि जो बाकी के जो बचे हुए परसेंटेज है वो किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। किसके परसेंटेज है, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इसके ना कुछ स्टेप्स हैं, मैं एक बार इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप इसको यहीं पे सीख लो अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, एक बार आप सीख जाओगे आप कर ले जाओगे, बहुत आसान सवाल होता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस परसेंटेज को मास में बदल दो, इस परसेंटेज को किस में बदल डालो, मास में बदल डालो। तो मास में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, ये कार्बन जो मेरा 40% था मैं इसको क्या लिख दूंगा, 40 ग्राम लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन मेरा क्या है, ऑक्सीजन जो मेरा 53.5 था तो मैं क्या करूंगा, इसको 53.5 ग्राम लिख दूंगा। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन कितना है मेरा 6.5% है, तो उसको क्या कर दो 6.5 ग्राम लिख दो। ठीक है, ये मेरा स्टेप 1 है। ठीक है, ये मेरा स्टेप 1 है। अब तुम क्या करो, स्टेप 2 की ओर चलो। स्टेप 2 की ओर जाओगे तो स्टेप 2 क्या होता है कि तुम मोल्स निकाल लो। क्या निकाल लो, मोल्स निकाल लो। तो कार्बन के मोल्स क्या आ जाएंगे 40 बाई क्या, गिवन मास बाई मोलर मास। मोलर मास क्या होता है इसका 12। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा
53.5 अपॉन 16, और हाइड्रोजन का क्या हो जाना है 6.5/1। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आपको खेलना है। ठीक है, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 12 3 जा 36, मतलब ऑलमोस्ट 3 के आसपास ही आएगा। इसको करोगे तो क्या आएगा 16 3 जा 6, 16 को 3 टाइम्स करोगे तो लगभग ये 3 टाइम्स में ही जाएगा। ठीक है, लगभग ये 3 टाइम्स में जाएगा। तो देखो मैं डेसिमल में आएगा, पर मुझे यूज नहीं है ना, मुझे नंबर को दिखाना है। इंपेरिकल फॉर्मूला में हम नंबर को दिखाते हैं, डेसिमल को तो नहीं दिखाते। थोड़ा सा मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, 12 3 जा 36 और उसके बाद फिर 12 2 जा 24 3.2 के आसपास आता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बस मैं जो होल नंबर है डेसिमल के पहली वाली डिजिट उससे ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी से काम है केवल। और ये डिवाइड करोगे तो ये 6 मान लेते हैं इसको। ठीक है, 1 6 जा 6। ठीक है, अब तुम्हारा जो स्टेप 3 है वो क्या रहने वाला है, स्टेप 3 क्या रहने वाला है आपका, स्टेप 3 ये रहने वाला है कि स्टेप 3 क्या रहने वाला है कि आप इनमें से जो सबसे छोटा मोल्स है ना उनसे सभी को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सभी को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाना है, जो तुम्हारे पास क्या है रेशियो 3:6 का रेशियो आया ना। अब तुम इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 3 दिख रहा है, 3 से सभी को डिवाइड करो, डिवाइड करोगे क्या पाओगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, ये क्या था भाई साहब, ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था और ये क्या था हाइड्रोजन था। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, CHO है। ठीक है, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन क्या आया है 2 आया है, ऑक्सीजन हमारा क्या है 1 आया है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया CH2O। ये हमने क्या निकाल लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आप स्टेप्स को याद रखिए, परसेंटेज को मास में बदलना है, मास से मोल्स निकालना है, जो मोल्स आए हैं उनके सबसे छोटे रेशियो से सभी को डिवाइड करना है और फिर उसे फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसे पढ़ कर जाना, ऐसे सवालों की 1-2 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of water. The mass percent of the solute is। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का सवाल नहीं है, मतलब ये परसेंटेज कंसंट्रेशन का सवाल है। W/W परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, कि एक सॉल्यूशन आपने बनाया है जिसमें आपने क्या किया, सॉल्यूशन तुम कैसे बनाते हो, सॉल्यूशन कम से कम 2 चीज़ों को मिलाकर तो बनाओगे। अगर तुम्हें मान लो कि चीनी पानी ही बनाना है तो कैसे बनाओगे, 2 ग्राम क्या डाला इन्होंने, एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए, कोई सब्सटेंस है जिसको तुमने 2 ग्राम मिलाया है, कितने ग्राम पानी में, 18 ग्राम पानी में। तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन बनता जा रहा है वो कितना बनेगा 20 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन आपने कितना बना लिया 20 ग्राम बना लिया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि सॉल्यूट कितना परसेंट है, तो देख लो तुमने सॉल्यूट कितना मिलाया था, 2 ग्राम तुमने सॉल्यूट मिलाया था, टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है 20 है इंटू 100। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फिजूल का सवाल भी पूछ देता है कभी कभी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10%। ठीक है, आ सकता है भाई, मजाक नहीं, आ सकता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस है एनटीपी है, तो बिल्कुल याद कर लो, कोई भी गैस एनटीपी पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे या एसटीपी पे कितना होता है उसका वॉल्यूम 22.4। ठीक है, आप कुछ अच्छे जेई लेवल के सवाल बनाओगे तो अभी 22.7 भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो 22.7 मिलता है, उसे घबराना नहीं है। फिलहाल आपको किताबों में 22.4 मिल रहा है, आप उसी को लेकर चलो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी पे अगर मोल्स निकालना है, किस पे निकालना है, एसटीपी पे मोल्स निकालना है, तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो वॉल्यूम दिया हुआ कितना है 11.2 दिया हुआ है, 11.2 वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, बाई 22.4 ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 का मतलब कितने मोल्स हो गए 0.5 मोल्स हो गए। ठीक है, अब बोल क्या रहा है इसमें कितने एटम्स होंगे, तो तुम्हारे पास मोल्स है ना भाई साहब, तुम्हारे पास मोल्स हैं। ठीक है, अब मोल्स को आपको किस में बदलना है, एटम्स निकालना है। तो एक मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको कितने के लिए निकालना है, इतने मोल के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/10 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो तुम। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। एक बार सॉल्व करते हैं, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर क्या आ जाएगी 22 हो जाएगा। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, 5 2 या 10, हैंड इन 1, 5 2 या 10 + 1, 11 ऑफ 1, हैंड इन 1 0, क्या है हमारा 1 है, और 5 6 या 30। तो डेसिमल कुछ यहाँ आता है, आप डेसिमल को इधर लेके जाओगे तो 3.011 इंटू 10 की पावर, हाँ अब डेसिमल इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 23। तो आंसर कहाँ है हमारा 3.01 10 की पावर 23 हमारा क्या है, सही जवाब है। ठीक है, बात आ रही है समझ में सभी को अच्छे तरीके से। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1 to 60। 1 to 60 की बात करते हैं तो नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट्स होते हैं।
नॉन जीरो डिजिट, मतलब जीरो के अलावा जो डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, जीरो जो होता है हमारा वो अगर एंड में लग जाए, पहले लग जाए तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है, जब वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हो। जैसे मान के चलो कि 5005 ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, तब जाके ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 500 तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। केवल सिग्निफिकेंट कौन है, हमारा 5 सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, 1 2 3, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल, मोलैरिटी आपको निकालना है। ठीक है, तो मोलैरिटी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है सॉल्यूट के 5 मोल है, और वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का कितना, 2 लीटर दिया हुआ है। काट पीट करोगे क्या आ जाएगा, 2.5 मोलर। ठीक है, क्या 2.5 मोलर, बात आती है समझ में।